नमस्कार। रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी आगर मालवा की, जहां सावन माह के दूसरे सोमवार को भाजपा विधायक के नेतृत्व में 51,000 बहनों द्वारा निकाली जाएगी विशाल कलश यात्रा। साथ ही बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया सरकार और कोल इंडिया के खिलाफ संयुक्त मोर्चा करेगा 10 अगस्त को धरना प्रदर्शन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। सागर टोला से बजाग होते हुए छत्तीसगढ़ सीमा तक बनाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रवासियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। निर्माण कार्य की धीमी गति के चलते राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में सड़क पर नई डामर की परत नहीं डाली गई है। निर्माण कार्य के तहत पहले से सड़क पर मौजूद डामर की परत को उखाड़कर अलग कर दिया गया है। इसके बाद सड़क की स्थिति ऐसी हो गई है कि वाहनों की आवाजाही के दौरान धूल उड़ रही है और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरानी सड़क को उखाड़ने के बाद निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को लंबे समय तक परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं सड़क के साथ बनाई जा रही नाली को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पहले से बनी नाली की तुलना में नई बनाई जा रही नाली की मजबूती को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच और कार्य में तेजी लाने की मांग की है। मामले को लेकर जब साइट सुपरवाइजर से फोन पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखना ये होगा कि पुरानी डामर परत उखाड़े जाने के बाद सड़क पर नई डामर की परत कब तक बिछाई जाती है और निर्माण कार्य को कितनी तेजी से पूरा किया जाता है। भाई साहब, ये जो सागर टोला से बजाग होते छत्तीसगढ़ जो मार्ग बन रहा है, इसमें क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? इसमें यही समस्या है, ठेकेदार को थोड़ा ज़्यादातर जो है बजाग ही में है, उधर तो खैर बना ही गया है रोड। बजाग में अगर अपने कस्बे में अगर ये समस्या है तो ठेकेदार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, हमारा ये कहना है। ये भी देखा जा रहा है कि उसका काम बहुत स्लो चल रहा है, इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्लो तो चल रहा है, लगभग 4-5 माह हो गया। कहीं रोड जो है कंप्लीट नहीं है, अभी अनकम्प्लीट पड़े हैं सब जगह। कहीं एक साइड बना है तो कहीं दूसरा साइड गिट्टी डाल दिए तो उसमें दुर्घटना होने का संभावना रहता है। ठेकेदार से यही अपील करेंगे हम कि शीघ्र जो है बजाज में रोड को जो है प्रगति में लाएँ और बनाएं। अभी जैसे नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, पुरानी जो नालियाँ जो बनाई गई थी तो इससे लाख गुना बहुत मजबूत थी। अभी की स्थिति क्या है जो बनाई जा रही है? अभी जो नाली बना रहे हैं उनके एस्टिमेट में क्या है वो उसी हिसाब से छड़ वगैरह लगाते होंगे। नाली वैसे भी लूज तो बन रहा है पहले की अपेक्षा। इसमें और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, थोड़ा मजबूती दें, नाली में भी मजबूती दें, रोड में मजबूती दें, ताकि जो है लोगों को जो है सुविधा मिल सके, अच्छा सर्विस रहना चाहिए। अच्छा, जो बजाग मुख्य नगर है, सागर टोला से आप जहाँ तक ये रोड बनना है तो सबसे बड़ा नगर बजाग पड़ता है। बजाग नगर में इन्होंने 2 महीने हो गए रोड खोद दिए, ऊपर का डामर उखाड़ दिया है। जगह जगह पे एक किनारे पे एक लाइन पे उन्होंने गड्ढे कर दिए और एक लाइन पे गड्ढे करने के कारण जो ये डामर उखाड़ दिए हैं उसके कारण भयंकर धूल उड़ रही है। अस्थमा के काफ़ी मरीज हैं नगर में, उनको सांस लेने में ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धूल के कारण अंधेले में रोड दिखाई तक नहीं देती, इतनी बुरी स्थिति है। प्रॉपर पानी का छिड़काव होना चाहिए, लेकिन कभी 2 हफ्ते में एक आध बार पानी डाल देते हैं तो डाल देते हैं, नहीं तो दिन भर धूल के कारण पूरे व्यापारी आमजन सब परेशान है। यहाँ पे देखा जा रहा है जगह जगह नुकीली गिट्टी डली है, उससे काफ़ी वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई लोग तो यहाँ गिर भी जाते हैं। नहीं, कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं। अभी भानपुर में एक लाइन उन्होंने खोद दी थी, एक तरफ खोद दिया था तो एक मोटरसाइकिल वाला सीधा रात में घुस गया। गिट्टी के कारण कई वाहन गिर जाते हैं, कई वाहन जगह जगह पर नाली खोदी गई हुई, उनकी राड निकली हुई है। जगह जगह पर उबड़ खाबड़ करके व्यापारियों की दुकानों के सामने छोड़ दिया गया है, जिससे व्यापारियों को समस्या हो रही है। और मुख्य बात यह है कि काम बंद है, बहुत बिल्कुल कछुआ गति से इनका निर्माण कार्य चल रहा है। अभी भानपुर में इन्होंने ढलाई की थी, सीसी रोड की ढलाई शुरू की थी, लेकिन 100 मीटर ढलाई करने के बाद ये अपनी मशीनों को उठाकर शहडोल रोड में ले गए हैं। मतलब इस रोड का काम अभी टोटली बंद है, कहीं पर निर्माण कार्य चालू नहीं है। जो निर्माण कार्य चालू भी है वो केवल अर्थवर्क का है, पक्का निर्माण पूरी तरह से बंद है। तो बारिश का दौर चल भी रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरे बारिश के कारण समस्या हो ही रही है, कीचड़ का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ भी मंथर गति से चल रही हैं, उनको स्पीड नहीं मिल पा रही है। और दूसरा ये कि बारिश के समय में
डामर रोड का निर्माण तो होना नहीं चाहिए। तो हम लोगों की ये मांग है कि मुख्य रूप से जो बजाज से पावर हाउस से लेके भानपुर तक 5 किलोमीटर की जो सीसी सड़क है, प्रमुखता के साथ और प्राथमिकता के साथ इसका निर्माण कार्य सबसे पहले कराया जाए। इन्हीं के द्वारा जो नाली बनाया जा रहा है वो भी काफ़ी खराब स्थिति में देखा जा रहा है। देखिए, पुरानी जो नाली बनी थी पिछले समय जब सड़क निर्माण हुआ था, वो नाली बनी थी 4 दिन से ये जेसीबी लगाकर तोड़ रहे हैं, 100 मीटर नाली भी नहीं तोड़ पाए हैं, इतनी मजबूती के साथ बनी। और अभी की जो नाली है उसमें आप एक पत्थर पटक दो तो छेद हो जाएगा। तो ये इनकी गुणवत्ता है नाली की। कुल मिला के घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, समय का बंधन कुछ नहीं है, समय काफी लगाया जा रहा है, जिसके कारण पूरे नगरवासी परेशान। बजाज से सी न्यूज संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। सक्ती जिले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने प्रधान पाठक के सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला अड़भाड़ चौकी क्षेत्र के हरदी भाटा गांव का है। जानकारी के अनुसार प्रधान पाठक फुलेश्वरी यादव किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो घर पर ताला लगा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि चोर पीछे के रास्ते से घर में दाखिल हुए और अंदर पहुंचकर अलमारियों के लॉक तोड़ दिए। इसके बाद पूरे घर की तलाशी लेकर सामान बिखेर दिया। चोर घर से करीब 10 तोला सोना, 1.8 किलो चांदी और 1,30,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 6,20,000 रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मालखरौदा थाना अंतर्गत अड़भाड़ चौकी है, वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई कि एक सियाराम यादव है, उसकी पत्नी भी नौकरी में है, घर से बाहर गए हुए थे। उनके बुजुर्ग एक व्यक्ति घर के बाहर था उनके घर का। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है घर के पीछे से घुस के ताला तोड़ के घर में रखे सोना चांदी को के ज्वेलरी थे महिलाओं के, उसको चोरी कर लिया गया है। इसमें अड़भाड़ चौकी में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, अपराध क्रमांक 288, और इसमें विवेचना जारी है। इसमें डॉग स्क्वाड को मौके पे बुलाया गया और साथ ही साइबर टीम यहाँ पर जांच कर रही है। विभिन्न तकनीकी साधनों का यहाँ पर वो सहायता लिया जा रहा है। इसको जल्दी इसमें मामले को सुलझा लिया जाएगा। सक्ती से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश भर में जन विश्वास अभियान की शुरुआत हो गई है। इसी क्रम में आगरमालवा जिले में आयोजित पहले जन विश्वास शिविर में कलेक्टर और SP सहित जिलाधिकारियों ने मितव्ययिता और ईंधन बचत का संदेश देते हुए बस से पहुंचकर एक नई पहल की। आगर जिले के तनोडिया ग्राम में शुक्रवार को पहला जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। शिविर में शामिल होने के लिए कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी, जिला पंचायत CO BS सोलंकी सहित अन्य जिलाधिकारी कलेक्ट्रेट परिसर से एक ही यात्री बस में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। तनोडिया में आयोजित जन विश्वास शिविर में कलेक्टर और SP आमजन की समस्याएं सुनकर उनका मौके पर ही समाधान करेंगे। इसके साथ ही शिविर में नव उद्यमियों से संवाद कार्यक्रम और युवा संगम रोजगार मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। इसमें युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा के ऐतिहासिक बाबा बैजूनाथ मंदिर में सावन के दूसरे सोमवार 10 अगस्त को आस्था का भव्य आयोजन होगा। आगर विधानसभा के विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में 51,000 लाडली बहनों और महिलाओं द्वारा विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू होकर बाबा बैजूनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां जलाभिषेक किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने नवागत कलेक्टर डॉक्टर शेर सिंह मीणा और SP दिलीप कुमार सोनी ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। विधायक मधु गहलोत ने क्षेत्र की महिलाओं से इस धार्मिक आयोजन में शामिल होने की अपील की है। जय बाबा बैजनाथ। सावन के इस पावन महीने में हमने एक संकल्प लिया था कि जब से विधानसभा का कार्य संभाला है, बाबा बैजनाथ लोग का हम लोग क्या सब मिलकर सा परिवार अभिषेक करते थे, पर मैंने एक संकल्प लिया इस बार कि हम पूरी विधानसभा की सभी बहनों के साथ हम एक जलाभिषेक करें। हमने पिछली बार भी इसी माह में बहनों के साथ मिलकर के हमने एक जलाभिषेक किया था, लेकिन इस बार हमने एक लक्ष्य लिया है, लगभग 51,000 बहनों के साथ हम जलाभिषेक करेंगे। पूरे आगर
का भ्रमण करते हुए बाबा बैजनाथ लोग पहुंचेंगे। पुरानी कृषि उपज मंडी से बाबा बैजनाथ लोग जा करके हम जल अभिषेक करेंगे। वहीं पर हमने एक खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम रखा है, मंडी में भी रखा है और बाबा बैजनाथ लोक में भी रखा है। यह जल अभिषेक हम इस आगर विधानसभा की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कर रहे हैं और प्रतिवर्ष अनुसार हम सब पूरी श्रद्धा के साथ इसको करने जा रहे हैं। बाबा बैजनाथ की नगरी है और आम जन को यही संदेश देना चाहता हूं और पूरे जिले के वासियों को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस कलश यात्रा में आप पधारें ज्यादा से ज्यादा तादाद में और आकर के पुण्य का लाभ लेवें। यही मेरा संदेश रहेगा। आने वाला समय उन सब के लिए बाबा बैजनाथ की कृपा बनी रहे। अगर विधानसभा पर अच्छी बरसात हो, सुख समृद्धि हो, यही कामना के लिए हम लोग ये यात्रा करने जा रहे हैं। आगर मालवा से सीनू संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बालाघाट जिले के बेहर थाना क्षेत्र में बाघ के हमले की घटना सामने आई है। कान्हा नेशनल पार्क से लगे ग्राम मालखेड़ी में एक सप्ताह के अंदर बाघ ने दूसरी बार इंसान पर हमला किया है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार ग्राम मालखेड़ी निवासी राजकुमार पड़ते खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। हमले के दौरान युवक ने हिम्मत दिखाते हुए शोर मचाया, जिसके बाद आसपास खेतों में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और युवक को बाघ के चंगुल से बचाया। घटना की सूचना वन विभाग को दी गई और घायल युवक को उपचार के लिए बेहर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं जनपद अध्यक्ष समल सिंह धुर्वे ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार जंगली जानवरों की आवाजाही बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले 1 जुलाई को बाघ के हमले में घर में सो रही महिला की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही घटनाओं से इलाके में भय का माहौल है और वन विभाग को जल्द प्रभावी कदम उठाने चाहिए। क्या नाम है आपका? रमेश भट्ट। कहाँ रहते हैं? मालखेड़ी। आपके भाई के साथ किस प्रकार की घटना हुई है? शेर के साथ हुआ। अच्छा, क्या हुआ था? शेर के साथ हुआ है। इसके पहले अभी 2-4 दिन एक भाई को घटना किया है, उसके साथ बैल के साथ भी 2-4 दिन पहले हुआ है। लगभग लगातार घटना हो रहा है, शेर हमला कर रहा है उनका। आपके भाई के ऊपर कहाँ पे हमला किया उसने? वो खेत पे किया है, किसके साइड में? खेत और जंगल की साइड है, हम दोनों के बीच। आप लोग कैसे मालूम पड़ा कि भाई के वो ऊपर? आवाज़ लगाया जब हमको सबको मालूम पड़ा, 2-4 लोग चिल्लाया। फिर कब की घटना है? आज की घटना 8:30 बजे। अच्छा, 8:30 या 9। इसके पूर्व भी शेर आपके गांव में आजू बाजू कहीं हमला किया है? हाँ, इसके बाद हमला किया है। अभी मोहगांव में हमला हुआ है। मोहगांव पर एक बाइक को शेर खा गया। हाँ। इसके साथ मालखेड़ी में भी मैसूर को भी खाया है और आज ये घटना हो गया इंसान के साथ। अच्छा, तो कभी गांव में किस तरह का माहौल है इन सब घटनाओं को लेकर? बहुत डर का माहौल है गाँव में। अच्छा, विभाग वाले हैं कभी आपके पास आके आए? विभाग वाले तो जानकारी दो तो आते हैं। आते हैं, क्या बोलते हैं विभाग वाले? बोलते हैं कि वन विभाग में घुसो मत बोलते हैं और वो गांव के अंदर आके हमला कर रहा है। अच्छा, शेर क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? सुरक्षा होना चाहिए आप लोगों की? हाँ, हमारी सुरक्षा होना चाहिए। मतलब जंगल से गांव के ओर जानवर नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जी भैया, क्षेत्र में देखा जा रहा है लगातार बाघ के द्वारा जो है घटनाएं लगातार देखने में आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक तारीख के दरमियान 1 बजे रात को सुगनी बाई ग्राम पंचायत कुमदी ग्राम पर्रापुर बैगा जाति की महिला को शेर ने घर से उठा करके ले गया, गारा किया। उसके तुरंत बाद 4 बजे नहीं तो सैला में एक बैल को मार दिया, शेर के द्वारा गारा किया। उसके तुरंत दूसरे दिन शाम को नहीं तो मालखेड़ी में एक मेरा भी परिवार घर में घुस गया, वहाँ से पूछता और मुर्गी लेके भाग गया और वो घर में दरवाज़ा को धक्का मारा। बाई को भी हमला करने वाले थे लेकिन उसने परिवार वाले जाग गए। तो इस तरह से उनकी घटना हुई। तो निरंतर यह घटना गांव में हो रही है। लोगों के पालतू पशु चाहे पौधा, भैंस, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, इनको आए दिन अनगिनत ऐसी संख्या है जिनकी घटना हुई है। और इस तरह से निरंतर ये घटना के कारण आज
मालखेड़ी में राजकुमार परते के ऊपर शेर ने हमला कर दिया, जो खेत गया था अपनी किसानी के लिए। तो इस तरह निरंतर घटनाएं हो रही है जानवरों के आदमखोर शेर के द्वारा, जिससे गांव में बड़ा दहशत का माहौल है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, किसान खेत नहीं जा सकते, अपनी मवेशी नहीं चरा सकते, लोग घर में दुखते रहते हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। इस तरह से निरंतर भय का वातावरण बना हुआ है। लोगों में वन विभाग के प्रति काफ़ी आक्रोश है। बीच में देखने में मिला था कि विभाग के द्वारा कुछ कार्रवाई की गई है, एक रेस्क्यू करके एक बाघिन को जो है रेस्क्यू भी किया गया था। देखिए, विभाग के द्वारा जो वीडियो चलाया गया और उनके द्वारा बताया गया कि रेस्क्यू किया गया है, लेकिन हम कैसे माने, हम ग्रामीण लोग, हमने किसी ने देखा नहीं, ना किसी ग्रामीण का पंचनामा नहीं लिया गया। हो सकता है रेस्क्यू किया होगा, वहीं शेर को छोड़ के चला गए होंगे, या तो फिर एक शेर को उठा करके ले गए, दूसरे को ला के छोड़ेंगे, तब तो निरंतर उसी जगह उसी गाँव में और उन्हीं क्षेत्रों में यह घटना घट रही है, ये हम कह सकते हैं। क्या लगता है कि विभाग की लापरवाही सामने आई? विभाग की तो घोर लापरवाही है। अगर विभाग की लापरवाही नहीं होती तो गांव के ग्रामीण लोगों के सुरक्षा व्यवस्था की उचित इंतजाम की जाती। गांव के आसपास जो जंगल में जो ललटाना है, जिसके कारण बहुत घना जंगल महसूस होता है, वहीं से रुकता है, उसको पहले सफाई कराते, लोगों को प्रकाश के लिए टार्च वगैरह, वो ध्वनि विस्तारक यंत्र कुछ दिए होते, और गाँव में जैसे वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा निरंतर सर्च करते, लोगों को जागरूक करते, तो हम मानते हैं कि वन विभाग इसको लेकर गंभीर है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इन सब चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है, और इन्हीं कारणों से यह घटना निरंतर घटते आ रही है। बालाघाट से सीनू संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। परासिया में पेंच कोयला क्षेत्र के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा इंटक, HMSC2 और एटक द्वारा 10 अगस्त को भारत सरकार और कोल इंडिया के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन पेंच कोयला महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में आयोजित होगा। प्रेस वार्ता में इंटक अध्यक्ष सोहन लाल वाल्मीकि ने बताया कि श्रमिक संगठन लेबर कोड बिल वापस लेने सहित मजदूर हितों से जुड़ी मांगों को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नए नियमों से मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। संयुक्त मोर्चा प्रदर्शन के बाद महाप्रबंधक को 26 बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपेगा। राष्ट्रव्यापी जो धरना प्रदर्शन आंदोलन होने जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोई भी भारत सरकार है जो मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, किसान विरोधी, उसमें इन सभी बातों को समावेश करते हुए 10 तारीख को हमने एक दिवसीय सरकार को जगाने के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 4 लेबर कोड जो भारत सरकार ने हमें थोपा है, लागू नहीं किया, थोपा है, इसमें भारतीय मजदूर संघ के लोगों को बहुत बाद में समझ में आई है। वो 9 या 8 मई को उनको जब कुछ समझ में आया, सोचे समझे, तो अपनी डबली अलग राह बजाने लगे हैं। पर मजदूरों के हित में संयुक्त रूप से साथ में खड़े होने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया है जो मजदूरों को अपना मुंह दिखा सके। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आज राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक हमारे कार्यालय में हमारी HMS, एटक, C2 और इंटक की संयुक्त रूप से बैठक हुई। और इस बैठक का प्रमुख कारण यही है कि हमारा जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन का जो आदेश है कि 10 तारीख को पूरे भारत के अंदर में, पूरे राष्ट्र में सभी यूनियन मिलकर सरकार का विरोध कर रही है। और विरोध करने का कारण यही है कि हमारा जो JBCI 12 है उसका गठन नहीं हुआ, उसका गठन किया जाए और समय पर उसे लागू किया जाए। साथ ही साथ जिस तरीके से जो 4 लेबर कोड पर जो लागू किया गया है उसमें बहुत सारी अनियमितताएँ हैं, बहुत सारे बदलाव करने की उसमें आवश्यकता है। उससे सरकार को कई बार सचेत किया गया, कई बार बोला गया, परंतु सरकार जानबूझ के हठधर्मिता और तानाशाही के कारण जो 4 लेबर कोड को बदलाव नहीं कर पा रही है, ना उसको वापस ले पा रही है। और जो हमारा 10 तारीख को जो हमारा आंदोलन होने जा रहा है, आने वाले 10 तारीख को, उसमें अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, उन सब का भी समावेश है। इसके किसान की भी बात होगी, मजदूर की भी बात होगी, जो फैक्ट्री उद्योग में काम कर रहे हैं उनके भी बात होगी, अन्य स्थानों में जो असंगठित मजदूर है उनका भी बात होगी, खेती मजदूर वो भी है। ऐसे सभी को मिलाकर ये संयुक्त मोर्चा बना है और एक बहुत बड़ी हड़ताल पूरे राष्ट्र के अंदर में होने जा रही है। और हमारा जो आज पेंच करान में जितने भी श्रमिक संगठन BMS को छोड़ के चारों श्रमिक संगठन 10 तारीख को महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने एक बड़ा धरना प्रदर्शन, अनशन, आंदोलन करने हम जा रहे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए, ताकि सरकार इस बात को समझे और हमारी मांगों को माने। और जो हमारा JBCI का जो 12वां का जो वेतन समझौता का जो मंडल गठन नहीं हो पाया, उसका गठन किया जाए और उसे समय पर लागू किया जाए। इन सभी बातों को लेकर 10 तारीख को हम लोग अनशन करने और हड़ताल करने जा रहे हैं। क्या कारण है BMS शामिल नहीं हुआ? BMS लंबे समय से साथ में नहीं है, चूँकि सरकार का वो दायित्व निभाते हैं
जहाँ सरकार होती है वो सरकार की नुमाइंदगी ज़्यादा करते हैं, मज़दूरों की नुमाइंदगी कम करते हैं, जबकि वो संगठन मज़दूरों के हित के लिए बना है, मगर वो अपनी दिशा से भटक चुका है। सिर्फ सरकार जो बोलती है वही काम करती है। मान लो 10 तारीख का जो आंदोलन है, इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, ये सरकार नहीं जागेगी ये अलग विषय है, मगर हमारा जो काम हम लोग कर रहे हैं, और यदि 10 तारीख के बाद भी यदि सरकार ने हमारी बात सकारात्मक रूप से नहीं लिया तो हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के हमारे जो लीडर हैं जो वो तय करेंगे, उसी तय अनुसार से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। दुर्ग में बैंकिंग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक खाताधारक के खाते से कथित रूप से लाखों रुपए डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर हो गए, लेकिन पीड़ित को इसकी जानकारी समय पर नहीं मिली। अब मामले की शिकायत साइबर क्राइम और बैंक शाखा में की गई है। पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम में दर्ज कराई है और बैंक शाखा से भी संपर्क किया है। बैंक प्रबंधन ने जांच का आश्वासन देते हुए करीब 20 दिन का समय मांगा है। पीड़ित का दावा है कि जिस खाते में रकम ट्रांसफर की गई वो हैदराबाद के एक व्यक्ति का है। हालांकि बैंक की ओर से अभी तक इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पीड़ित का कहना है कि अगर समय पर बैंक अलर्ट मिल जाता तो तत्काल कार्रवाई कर नुकसान को रोका जा सकता था। फिलहाल साइबर क्राइम और बैंक स्तर पर पूरे मामले की जांच जारी है। सर, परेशानी ये है, एक्चुअल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ना मेरा अकाउंट है, करीबन 10 साल हो गया अकाउंट में। जब वो स्कूल टाइम का अकाउंट है, जब छात्रवृत्ति वाला चलता है उसे उस समय से चले आ रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा मुझे कोई शिकायत नहीं था। लेकिन अचानक से 1 तारीख को, है ना, इसी मंथ में अगस्त में शाम को 5:03 और 5:17 और 5:22 में 3 ट्रांजेक्शन मेरे बिना किसी अनुमति, बिना किसी OTP शेयर किए, बिना कोई लिंक, बिना कोई ऐसा क्या फ्रॉड कॉल वगैरह, इसका बिना अनुमति के बैंक से UPI ट्रांजेक्शन दिखाया जा रहा है। उसमें 2,27,000 रुपये टोटल मेरा अमाउंट कटा है 3 ट्रांजेक्शन में। कब की बात है? ये है 1 तारीख की, 1 अगस्त। ये जानकारी मिलते ही आपने क्या किया? जानकारी मिलते ही मैंने तुरंत 1 घंटे के अंदर 1930 में कॉल करवा के, और ये मैं खुद ना करके मैं पुलिस स्टेशन आया मेरे नज़दीकी अंडा थाना में। अंडा थाने वाले से मैंने ये सारा डिटेल वगैरह सबमिट करवाया है। तो इसके बाद फिर वो तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, तुरंत बैंक को भी ईमेल भेजा, उसका मैसेज भी मुझे आया है। और बैंक मैनेजर से करीबन, अब सैटरडे था तो बंद था उस दिन, और 2 तारीख को संडे हो गया, तो फिर मंडे को 3 तारीख को बैंक जब खुला, बैंक खुलते ही अपना पूरा डिटेल हमने बताया। उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाया, एप्लीकेशन लिखवाने के बाद उन्होंने जमा भी किया, लेकिन उसमें 3 तारीख को उन्होंने ना ही कोई साइन करके ना ही कोई स्टाम्प मार के मुझे दिया था, है ना। इसके पश्चात मैं क्या है विक्की मिश्रा जी भैया से इस बात को बताया रखा उनके सामने। तब उन्होंने क्या किया, मेरे साथ आए और बैंक मैनेजर से जब बात हुआ तब भैया के आने पे उन्होंने साइन भी किया और स्टाम्प मार के तुरंत मुझे रिसीव दिए हैं। आप क्या मेरा वही कहना है सर कि जो भी है अब मेरा पैसा तो रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें बैंक की लापरवाही है। और बैंक वाले तो अभी तक करीबन 6 दिन हो गया, मेरे हिसाब से बैंक वाले के हिसाब से 4 दिन हो रहा है, तो अभी तक तो कोई समाधान निकला नहीं है। और बैंक वाले और टाइम मांगे हैं कि 3-4 दिन का समय दीजिए, उसके बाद देखते हैं करके। और इन पे मैनेजर का भी ये भी कहना है कि जो अमाउंट है वो रिफंड होगा ज़रूर, लेकिन उसका कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता। और जो भी है इसका फिर उस हिसाब से पेनल्टी, मतलब फाइन जो है उस अमाउंट के फाइन के हिसाब से आपको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा, ऐसा करके। पेमेंट ट्रांसफर आपको दिखा रहा है गूगल पेमेंट में? मेरे जो गूगल पेमेंट जो मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, उसमें हिस्ट्री में भी नहीं दिखा रहा है। चलो कई बार क्या हिस्ट्री में नहीं दिखाता, लेकिन स्टेटमेंट में ज़रूर दिखाता है। लेकिन मैंने ऑनलाइन स्टेटमेंट निकलवाया तो उसमें कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर वो दिखाता तो मैं अपना गलती मानता, है ना। और ना ही मेरे में कोई मैसेज आया है, ना ही कोई OTP, ना ही कोई लिंक, ना ही कोई फ्रॉड कॉल। क्या नाम है? मेरा टिकेंद्र टंडन नाम है, मैं अछोटी से रहने वाला हूँ। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। साहित्य, पत्रकारिता, समाज सेवा और सांस्कृतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए वरिष्ठ साहित्य प्रेमी, समाज सेवी एवं पत्रकार कैलाश जैन बरमैचा को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
दुर्ग में आयोजित गरिमामय समारोह में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े साहित्यकार, पत्रकार, समाजसेवी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने कैलाश जैन बरमेचा के लंबे समय से किए जा रहे साहित्यिक, सामाजिक और पत्रकारिता क्षेत्र के कार्यों की सराहना की। सम्मान प्राप्त करने के बाद कैलाश जैन बरमेचा ने सम्मान को साहित्य, समाज सेवा और पत्रकारिता से जुड़े सभी साथियों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान उन्हें जनहित के कार्यों को और अधिक समर्पण के साथ करने की प्रेरणा देगा। ये डॉक्टर रजनी नेल्सन की किताब का विमोचन का प्रोग्राम था, सुरंग के उस पार, और उसी प्रोग्राम में परदेसी राम जी वर्मा वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनके कहने से डॉक्टर शिरोमणि माथुर जी एवं राजीव के चौहान जी की भी किताबों का विमोचन हुआ और एक छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माता के यूट्यूबर्स हैं उसका भी विमोचन हुआ और साथ में 2 लोगों का हमारा सम्मान किया गया, एक प्रेस क्लब के अध्यक्ष बालोद के एवं मेरे स्वयं का। साहित्य, समाज सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, क्रीड़ा, संगीत के क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने हेतु मेरा सम्मान किया गया। मुझे साहित्य का सृजनकर्ता माना जाता है। मैं स्वयं भी एक छोटा मोटा साहित्यकार हूँ, लघु कथाएं लिखता हूँ और काफ़ी समय से लिखते आ रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ साहित्यकारों की जो आर्थिक स्थिति होती है, प्रोग्राम मैनेज नहीं कर पाते, किताबों का विमोचन करने के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं होते, तो मैं आर्थिक रूप से उनको सुदृढ़ता प्रदान करता हूँ। शायद यही सब बातें माननीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी को मेरी ये सब बातें अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे सम्मान करने हेतु स्वीकृति प्रदान की और आधिकारिक रूप से मेरे पास पत्र आया परदेसी राम जी वर्मा का और मैं उसके लिए सम्मानित होने गया था। धन्यवाद। कैलाश जैन, बरमेचा, दुर्ग। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। झाबुआ जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकारी संस्थानों का निरीक्षण लगातार जारी है। इसी क्रम में अपर कलेक्टर CS सोलंकी ने ग्राम झकनावदा पहुंचकर आंगनवाड़ी, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर CS सोलंकी ने ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और सरकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था का निरीक्षण कर किसानों और ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झकनावदा में अपर कलेक्टर ने स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ML चोपड़ा, तहसीलदार ओम प्रकाश गोयल, कृषि अधिकारी विजय सिंगाड़, डॉक्टर शोभित शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, सामुदायिक भवन बनने के बाद में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी भी PM कक्ष और एक्सरा मशीन का अभाव है, जिससे क्षेत्रीय जनता परेशान है। जी बिल्कुल, आज जन विश्वास अभियान के तहत झकनावदा एरिया का मैंने द्वारा निरीक्षण किया है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झकनावदा का निरीक्षण किया है। काफ़ी व्यवस्थित और पाया गया और सभी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के जो मरीज हैं या जो डिलीवरी है उन लोगों से बातचीत की तो सभी लोगों ने संतुष्टि व्यक्त की गई है। CMHO साहब भी साथ में हो, क्या क्या सुधार किया जा सकता है इस संबंध में हम बिल्कुल पूरा प्रयास करेंगे, कहाँ और क्या क्या कमियाँ उसको पूरा करेंगे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के ग्राम झकनावदा में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत अपर कलेक्टर CS सोलंकी ने विभिन्न शासकीय संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर कलेक्टर CS सोलंकी शुक्रवार को झकनावदा पहुंचे और एकीकृत PM श्री हाई सेकेंडरी स्कूल एवं PM श्री बालक प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति, स्टाफ रजिस्टर और कक्षों की स्थिति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर ने नर्सरी कक्षा के बच्चों से बातचीत की। उन्होंने स्कूल स्टाफ की कार्य प्रणाली की भी जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत प्रशासनिक अधिकारी लगातार क्षेत्र में पहुंचकर सरकारी योजनाओं और संस्थानों की जमीनी हकीकत की समीक्षा कर रहे हैं। सर, आज आपने PM से एकीकृत स्कूल का विजिट किया, क्या लगा आपको? जी बिल्कुल, जन विश्वास अभियान के तहत
प्रति शुक्रवार जो मध्य प्रदेश शासन के निर्देश उसके तहत आज टप्पा कार्यालय घटनाओं का निरीक्षण किया। साथ में जो PM श्री स्कूल है और जो प्राथमिक स्कूल उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था है और जिस आधुनिक तरीके से पढ़ाई करवाई जा रही है वो काफ़ी उत्तम है। जोशी जी जो यहाँ के टीचर हैं उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जाता है। मेरी ओर से पूरी टीम को बधाई। साथ में मेरे द्वारा आंगनवाड़ी और हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया जाएगा। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। श्री मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। परम पूज्य बाबा अमर भारती जी के सानिध्य में वैदिक एवं तांत्रिक परंपरा के अनुसार हवन, पूजन एवं अनुष्ठान। यदि आप जीवन की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो मंगलनाथ मंदिर में श्रद्धा पूर्वक संपर्क करें। विशेष अनुष्ठान शत्रु शांति एवं रक्षा हेतु पूजन, व्यापार उन्नति हेतु हवन पूजन, भूमि एवं संपत्ति संबंधी मामलों की मंगल कामना हेतु अनुष्ठान, गृह कलह एवं पारिवारिक सुख शांति हेतु पूजन, अन्य धार्मिक एवं वैदिक अनुष्ठान। विशेष सुविधा देश विदेश में रहने वाले श्रद्धालु नाम एवं गोत्र के माध्यम से भी पूजन अनुष्ठान संपन्न करा सकते हैं। संपर्क करें परम पूज्य बाबा अमर भारती जी। मोबाइल 92325 85669। पता श्री मंगलनाथ मंदिर, बाबा महाकाल की नगरी, अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन, मध्य प्रदेश। हर हर महादेव। जय श्री मंगलनाथ। जय मंगलनाथ। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर, पुजारी महंत बाबा अमर भारती मंगलनाथ से। मंगल ग्रह का जन्म स्थान, नवग्रह उसमें मंगल ग्रह का जन्म स्थान शिव स्वरूप में। जिन जातक की कुंडली में मंगल का दोष होता है या मांगलिक कुंडली होती है, जैसा कि 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान पर जहाँ भी मंगल होता है पत्रिका में मंगल पूर्ण होता है। उस पूर्ण मंगल दोष निदान के लिए भगवान मंगल का दही और भात का पूजन करने से समस्त प्रकार के मंगल दोष का निदान होता है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व अंगार के समान उनका स्वरूप है। उनके शरीर पर शिथिलता प्रदान करने के लिए दही और भात का भगवान पर लेप करने से मंगल दोष निदान होता है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। जय मंगलनाथ। हर हर महादेव।